बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 21 फरवरी है और रात को जी लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ज़ियाउल हक नवाज शरीफ का असल बाप है, उसी के छोटे भाई को यानी कि शहबाज शरीफ का भी बाप फिर ज़ियाउल हक ही हुआ और उसके छोटे भाई के साथ बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए थे, साथ जरदारी साहब बैठे हुए थे। ये तस्वीर आप लोगों ने देख ली होगी, हम भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। आप गौर से देख सकते हैं कि इस तस्वीर में इनके चेहरों के ऊपर जो तासुरात हैं और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बता रही है कि जैसे एक बंदे को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ और उसको बताया गया हो कि तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि मैं जो कहूँगा तूने वही मानना है, इसके अलावा तेरी औकात नहीं है कि तू ज़रा से भी टूं-टां करेगा या तू जो है मेरे बताए हुए हुक्म या मेरे कहे हुए हुक्म को नहीं मानेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनके केसेस, इनकी फाइलें, इन्होंने जो-जो कुछ किया है पाकिस्तान में, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एजेंसीज के पास हैं। तो ये लोग तो एक कदम भी नहीं उठा सकते जी, इधर-उधर जा ही नहीं सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी को जिस तरह सीटें दी गई हैं, जिस तरह पीएमएलएन को इनकी ओरिजिनल सीटें 17 थी एमएनएस की और जिस तरह इनको फिर इतनी 79 सीट्स दी गई हैं, तो ये सारी पीटीआई की जो सीट्स थी वो इनको दी गई हैं, तो फिर ये कैसे इधर-उधर हो सकते हैं? हुकूमत बनाना पड़ेगी और जिस तरह बड़े साहब कहेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा, ये सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये हुकूमत चलेगी नहीं। बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि जी मेरी मर्ज़ी की मुताबिक चलेंगे तो मैं पीएमएलएन को वोट दूँगा, तो उनकी मर्ज़ी मान ली है। पीएमएलएन के पास भी और कोई चांस नहीं था। पीपल्स पार्टी को इमरान खान मुँह लगाने को तैयार नहीं थे, तो फिर आखिर पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का हिस्सा बनना था, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर दोनों जो है इकट्ठे बैठ गए हैं और यही आपने इलेक्शन कैंपेन देखी होगी इन दोनों की कि ये क्या-क्या कुछ कर रहे थे और किस तरह के दावे किए जा रहे थे। वही बिलावल भुट्टो साहब अब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे, वालिद मोहतरम जो हैं वो सदर बनने जा रहे हैं, गवर्नर पंजाब का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। केपीके के जो गवर्नर हैं वो भी लाज़मी बात है फिर पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। सिंध के गवर्नर जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के होंगे। इसी तरह सेनेटर की जो सीट है, चेयरमैन सेनेट की जो सीट है वो भी पीपल्स पार्टी माँग रही है। तो ये सारी चीज़ें उनकी माननी है और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उधर मरी जाकर बैठ गए हैं। उनको जो सोच कर वो आए थे उनको कुछ नहीं मिला है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी खुश हैं। वो पंजाब की बेटी हैं और वो पंजाब को अब दोबारा से सँवारेंगी। ये पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया सेल है वो पोस्टर लगा रहा है। बहरहाल ज़ियाउल हक जो था वो नवाज़ शरीफ का और शहबाज शरीफ का असल बाप था। तो वही बिलावल भुट्टो साहब जो है वो रात को उनके साथ बैठे हुए थे। ये चलेगा नहीं जी निज़ाम और इनका काम ही नहीं है पाकिस्तान को चलाना। अब ये वो तीर हैं जो चल चुके हैं, ये वो पटाखे हैं जो ठुस हो चुके हैं। ये तो अपनी शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, ये तो अपनी की हुई बातें जो हैं इनको नहीं पता चलता कि हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या करना है। ये क्या पाकिस्तान को जी इस सूरत हाल से निकालेंगे। बहरहाल इनके जो करता-धर्ता हैं, जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको जितवाने वाले हैं, जो इनकी बैग के ऊपर खड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यही पाकिस्तान को चलाएँगे और ये निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी और ये गलतफ़हमी आने वाले कुछ अरसे के अंदर-अंदर जो है पूरी हो जाएगी और आप देखेंगे कि इमरान खान ही आएगा जी। अवाम ने जो अपना काम था वो कर दिया है और ये जो 8 फरवरी है ये पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जी। अब अवाम की मर्ज़ी चलेगी। ये सिर्फ़ अब खींचा जा रहा है निज़ाम को और ये निज़ाम को इस तरह खींच कर चला नहीं सकेंगे, ये इनकी गलतफ़हमी है। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी, अहम खबरें हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया वो भी आपके सामने रखेंगे। जो डीसी इस्लामाबाद थे जी इरफान नवाज़ मेमन साहब, जिनके हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने तो इन्हें अदालत की समाअत उनके खिलाफ शुरू की थी और तो इन्हें अदालत का नोटिस लिया था। उनकी खैर नहीं है जी। जो उन्होंने एमपीओज़ ऑर्डर जारी किए तकरीबन 79 के करीब उन्होंने एमपीओज़ ऑर्डर जारी किए, तो वो रगड़े में आ रहे हैं जी और होना भी चाहिए। कानून का एक्शन, इंसाफ जब तक बेरहम नहीं होगा और जब तक मिसालें कायम नहीं होंगी, अदालत जो है वो हुक्म दे रही है कि जी आपने एमपीओ के तहत आप लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, फिर वो जो है दोबारा एमपीओ के तहत वही ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो मतलब अदालत की तौहीन हुई है। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो आइन की रिट कायम करने जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है बाकी जो हमारी अदालतें हैं उनको भी रिट कायम करनी चाहिए। तो उन्होंने आज जो समाअत में रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह इलेक्शन के में जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जी आज कराची के 2 हलकों के हवाले से समाअत हुई है और बड़े अहम हलके हैं। जो रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने वो भी बड़े अहम हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें
और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आज जो समाअत हुई है डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशनल जमील जफर के खिलाफ उस समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया और 1 मार्च को सुनाया जाएगा। जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने जब डिप्टी कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त भी की, लेकिन माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है। तो जिस पर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो काफ़ी बड़े, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ आपने 69 एमपीओ ऑर्डर जारी किए उनकी भी फैमिलीज थी, उनमें से भी कई लोगों ने उम्रे पर जाना होगा, उनमें से भी कई लोगों के बच्चे और बच्चियों की शादियां होंगी। आपने उनको उठाकर जो है कितने दिनों से जेल में बंद करके रखा है, ना आपको जो है वो अदालत के ऑर्डर होने के बावजूद आपने ये कदम उठाए हैं। तो ये जब स्टूपिड काम आप कर रहे थे या ये जो एक्शन आप ले रहे थे, स्टूपिड बाकायदा जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जज साहब की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तब आपको नहीं ख्याल आ रहा था कि जी ये क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे अदालत का ऑर्डर जो है मैं उसकी तौहीन कर रहा हूँ, मैं किसके ऑर्डर जो हूँ मैं ले रहा हूँ। तो जब उनका आपको ख्याल नहीं है तो फिर अब आप भी जो है वो मुल्क में ही रहेंगे और माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद है और अब जो है अदालत ऑर्डर सुनाएगी और फैसला सुनाएगी। तो उनकी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई और उनको बाहर जाने से तो वैसे ही रोक दिया गया था। तो अब 1 मार्च को जी इस केस पर फैसला आएगा और आप देखेंगे कि ये आइन और कानून की रेट कायम करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जब से ये केस चल रहा था और जिस तरह इस केस में पहली समाअत के ऊपर जो रिमार्क्स आए थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से, तभी मैंने आपको कहा था कि हो ना हो इस केस में लाजमी आइन और कानून की जो रिट है वो कायम की जाएगी और अब 1 मार्च का जो फैसला होगा वो याद रखा जाएगा। जैसे हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो बल्ले का निशान पीटीआई से छीना, वो भी उनके कैरियर के ऊपर जो है एक दाग है और वो याद रखा जाएगा। जो कभी भी वो अपने इस फैसले को अपने आप से अलग नहीं कर सकेंगे। अब वो जो मर्जी कर लें, जिस तरह की मर्जी जो है वो बयानात दे दें, जिस तरह की मर्जी लाइव जो स्ट्रीमिंग चलाई जाती है टीवी के ऊपर समातों की, सुप्रीम कोर्ट की, वो जिस तरह मर्जी पुट्ठे सीधे हो लें। अब वो जो उन्होंने फैसला दिया है वो उसको उस दाग को साफ नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है कराची के 2 हलकों के NA 235 और NA 236 में, उसमें जी इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि हैरान हूँ 1 लाख से ज़ायद वोटों में रद्दो-बदल की हिम्मत कौन कर सकता है। पाकिस्तान में हुई है जी 1-1 लाख वोट तो आप छोड़ दें, यहाँ तो लाखों वोट जो हैं वो रद्दो-बदल किए और बाकायदा छापे लगा-लगा कर जो है वो पर्चियाँ बनाई गई हैं। और जो अभी 2 दिन पहले वीडियो आई थी कि जी वहाँ वोटों की जो है प्रिंटिंग की जा रही है, पर्चियाँ बनाई जा रही हैं और बाद में उनको जो है बैलेट बॉक्सेस में भरा जाएगा और फिर फॉर्म 45 नए बनाए जाएँगे। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, सिर्फ आप लोगों की आँखें बंद हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर हसन परवाना ने कहा कि हैरान हूँ 1 लाख से ज़ायद वोटों में रद्द-बदल की हिम्मत कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत हुई जिसमें NA 235, NA 236 कराची का मामला ज़ेर गौर। इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और NA 236 कराची इंतखाबात उज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर हसन परवाना ने कहा कि पूरे मुल्क से फॉर्म 45 की शिकायत हैं। कुल 50 दरखास्तों पर फैसला सुनाने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने लाखों 45 की स्क्रूनिटी कैसे करे। हैरान हूँ 1 लाख से ज़ायद वोटों में रद्दो-बदल की हिम्मत कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन सिंध के रुकन निसार दौरानी ने कहा कि NA 235 और NA 236 की ROs ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। क्या ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भिजवा देंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी सिर्फ एक दरखास्त है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फ़र्क है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के को 22 फरवरी तक फैसला सुनाने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि असल फॉर्म 45 कौन से हैं और जाली कौन से। अगर जाली फॉर्म 45 पर नताइज बनाने गए तो हल्के के नताइज को कलअदम करार देना होगा। दरखास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इन दरखास्तों पर फैसला सुना सकता है। 4 सियासी जमातों के पास एक फॉर्म 45 और MQM के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक सैफुर रहमान ने 1,13,000 वोट लिए जबकि फॉर्म 47 में सिर्फ 1100 वोट लिखे गए। इसका तयन करना और मुस्तकबिल में ऐसी धांधली रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए किसी फॉरेंसिक कंपनी की खिदमात भी हासिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने NA 235 और NA 236 कराची इंतखाबी ज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया। तो PTI के पास जितने भी फॉर्म 45 मौजूद हैं और साथ जो दूसरी जमातें हैं उनको भी उन्हीं फॉर्म 45 के मुताबिक उनके पास भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन कैसे रिजेक्ट करेगा PTI के फॉर्म 45 और जो लोग जीत चुके हैं उनके वोटों को फॉर्म 47 के मुताबिक कैसे तब्दील किया गया है। तो ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फैसला देना पड़ेगा
और ये हुकूमत जिससे बनाई गई है, इसके दिन थोड़े ही हैं, इसलिए ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो कह रहे थे कि जी हम इस हुकूमत का हिस्सा ख़ास तौर पे जो वफ़ाकी हुकूमत की वज़ारतें हैं, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये ज़्यादा चलने वाले नहीं है और ना ही इनका काम है कि ये हुकूमत को चला सकेंगे। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि नून लीग का आखिरी इक़्तिदार होगा, जैसे एमक्यूएम की सियासत ख़त्म हो गई है, इसी तरह नून लीग का भी आखिरी इक़्तिदार है। और उसके बाद नून लीग का भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नून लीग भी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे एमक्यूएम अब सियासत में रहने के लिए और अपना नाम कायम रखने के लिए जो है हर जमात के साथ भागती फिरती है और वफाक में किसी न किसी तरीके से जो है अपना थोड़ा बहुत हिस्सा लेने के लिए कहीं भी भाग कर चली जाती है। तो ऐसे ही जो है वो नून लीग के साथ भी होगा अगले 5 साल बाद। लेकिन नून लीग जो है वो ये सोच कर बैठी है कि जी हमने ये जो 5 साल है हमने मुल्क की तकदीर बदल देनी है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो है पंजाब की तकदीर बदलेंगी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से जी कामयाबी के नोटिफ़िकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दी हैं। अदालत ने तीनों दरखास्तें निपटा दी हैं और कहा है कि जी जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसी को जो है फाइनल समझा जाएगा और उसके बाद जो है दोबारा इसके ऊपर अगर आपको कोई इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर कोई मसाइल होते हैं तो फिर आप आएँ। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसको देखें। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या फैसला देता है इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर। तो ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। एक और एमपीए जी पंजाब के आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के हमायत याफ़्ता थे, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। इन्होंने अपने हलके में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर जो है वो हलफ़ दिए और लोगों से वोट लिए इमरान खान के नाम के ऊपर और अब ये पीएमएलएन में शामिल हो चुके हैं। तो जो लोग इनके हलके के हैं वो जानते हैं कि अगर ये दोबारा उनसे वोट माँगने जाएँगे या ये कहीं भी नज़र आएँगी तो उन्होंने क्या करना है, क्योंकि लोगों के वोट चुराए हैं जी, लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया, उसमें इन्होंने जो है वो गद्दारी की है और हलफ़ देकर गद्दारी की है। तो बहरहाल ख़ैर ये इस तरह के लोग मौजूद हैं जी अभी भी इस मुल्क में। अल्लाह पाकिस्तान के हमें नासिर अपना और सेना का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।